हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सामान्य रूप से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। हमारे राजस्थान सरकार कॉलेज शिक्षा निर्देशालय जयपुर के द्वारा हम राज्य में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कर रहे युवाओं के लिए जो चैनल बनाया गया है ज्ञान सुधा द सक्सेस साथी, उसमें निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है। लगातार नए से नए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। मैं सभी जो विद्यार्थी हैं जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर आप इस चैनल के टच में रहिए, क्योंकि बहुत ही उच्च श्रेणी के विषय विशेषज्ञ अपने व्याख्यानों द्वारा विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो भारत की जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न भारत की जनसंख्या से रिलेटेड होता है। जैसा कि आपको विदित है, भारत की जनसंख्या देश के आर्थिक विकास की एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है। प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, पर जनसंख्या वृद्धि की जो आंधी है उससे फिर बेरोजगारी हो जाती है। सरकार के द्वारा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जाते हैं, उसके बावजूद बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण और गरीब हो जाते हैं। अर्थात अब देखिए कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, हम ये कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पेड़ है, जिनमें अर्थव्यवस्था रूपी जो समस्याएं हैं, हमारे यहाँ गरीबी की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, अल्प विकास की समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं, निम्न तकनीकी ज्ञान की समस्याएं, पूंजी निर्माण की गति हमारे यहाँ निम्न है, बहुत सारी समस्याएं। पर अगर इन समस्याओं के जड़ में देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि ही देश की सबसे प्रमुख समस्या है। हमारे यहाँ गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई बेरोजगारी का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। हमारे यहाँ पूंजी निर्माण की धीमी गति का कारण भी जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होने की वजह से आय का बड़ा भाग खाद्यान्न पर खर्च हो जाना, जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर खर्च हो जाना, वो भी कहीं न कहीं जनसंख्या से रिलेटेड है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या देश की हमारे जो संसाधन है उन पर दबाव उत्पन्न करती है, और इस दबाव की वजह से देश उस अवरोध का काम करती है, विकास की गाड़ी के लिए अवरोध का काम करती है, और इस दबाव की वजह से देश के बहुत सारे जो कार्य है वो उससे हम वंचित रह जाते हैं। हमारे जो पॉपुलेशन है वो उच्च जीवन स्तर से वंचित रह जाती है। यही कारण है कि आज के इस वीडियो में हमने ये सिलेक्शन किया कि भारत की जनसंख्या की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमको विश्व के अन्य देशों से कुछ अलग रखती है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जनसंख्या एक बहुत व्यापक टॉपिक है जिस पर बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है। एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बन सकता है। आप लिंगानुपात पर बात करें तो लिंगानुपात अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जनसंख्या का घनत्व अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। जन्म व मृत्यु दर अलग विषय है। इसके अलावा जनसंख्या की साक्षरता अलग विषय है, वृद्धि दर अलग विषय है। पर हम प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। वही प्रयास हमारे द्वारा इस वीडियो में किया जा रहा है। तो देखिए, हम जनसंख्या का देखते हैं तो सबसे पहली चीज देखिए कि भारत की जनसंख्या बहुत ही विशाल है। अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण विश्व का 2.4% क्षेत्रफल हमारे यहाँ है, पर अगर हम जनसंख्या देखें तो 17.5% पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। और हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ सबसे पहले जनसंख्या की जनगणना करने का कार्य 1881 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद लगातार लगभग हर 10 साल बाद हमारे यहाँ पॉपुलेशन का कैलकुलेशन किया जाता है। केवल 1921 ही एक ऐसा वर्ष रहा जब हमारे यहाँ पॉपुलेशन आंशिक रूप से कम हुई थी, बाकी लगातार हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो हमारी जनसंख्या एक विशाल जनसंख्या है। अब देखिए, 1951 में हमारे यहाँ 36 करोड़ लोग निवासित थे, वह 1981 में हो गए 68.4 करोड़। लगभग 50 साल में, अब देखिए 1951 से लेके 1983 तक
लगभग 50 साल में इन 50 सालों में जनसंख्या लगभग दुगुनी हो गई है। अगर यहाँ 68 की जगह 72 होता तो पूरी की पूरी जनसंख्या डबल हो गई है। यानी प्रति 50 साल हमारे यहाँ जनसंख्या में दुगुनी होने का रुख है। अब देखिए 1983 से लेके आप 1931 तक लेंगे, अब 2031 तक लेंगे तो 100% आपको ये लगेगा कि 2031 तक हमारी जो जनसंख्या है, 2026 में ही हमारी जो जनसंख्या है वो 141 करोड़ होने का अनुमान है। यानी हर 50 साल में हमारे यहाँ जनसंख्या डबल होने का अनुमान है। इसी प्रकार से आप देखिए 2001 की जनसंख्या हमारे यहाँ 102.7 करोड़ थी। और बहुत इंपॉर्टेंट जो डाटा आपको याद रखना चाहिए वो है 2011 की जनसंख्या। हमारे यहाँ 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी। यानी हमारे यहाँ 121.02 करोड़ लोग निवासी थे। और वर्तमान में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर अभी हमारा कैलकुलेशन होता है तो लगभग 136 से 37 करोड़ हमारे यहाँ पॉपुलेशन रहेगी। क्योंकि जनसंख्या के जो प्रोजेक्शन है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक भारत की जनसंख्या लगभग 141.1 करोड़ हो जाएगी। और 2051 के बाद में हो सकता है हम विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत की जनसंख्या बहुत विशाल जनसंख्या है। आप देखें तो इस विशाल जनसंख्या के कारण हमारे यहाँ कई प्रकार की समस्या हो रही है। हमारे यहाँ परिवहन के साधन की बात करते हैं तो ओवर क्राउडेड रेल है, ओवर क्राउडेड बस है। हम ट्रैफिक की बात करें तो ओवर क्राउडेड हो रखा है। मतलब उसके बारे में हम विस्तार से बाद में और चर्चा करेंगे। केवल इस वीडियो में हम जनसंख्या की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। दूसरी चीज देखिए, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व में एक चाइना ही एक ऐसा देश है जो हमसे आगे है। बाकी विश्व में द्वितीय स्थान पर भारत की पॉपुलेशन आती है। यही कारण है इतनी बड़ी जनसंख्या होने की वजह से पूरा विश्व भारत को एक बाजार के रूप में देखता है। और हर बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी न किसी रूप में भारत आना चाहती है, या तो आ चुकी है या आना चाहती है। विश्व के सबसे बड़े बड़े ब्रांड भारत को एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि भारत में तेजी से विदेशी कंपनी आ रही है, विदेशी निवेश बढ़ रहा है। उसकी चर्चा हम और फिर कभी करेंगे। इसके अलावा देखिए जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हो रही है। ये जनसंख्या का विस्फोट है। विस्फोट में क्या होता है, बहुत तेजी से जो जहां पर भी विस्फोट होता है उस पर उसके आसपास की जो चीजें हैं वो उस विस्फोट के साथ बहुत तेजी से बहुत दूर तक चली जाती है। वैसा ही हमारे यहाँ पॉपुलेशन के बारे में हो रहा है। जिस गति से हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है इसको आर्थिक विचारक जनसंख्या के विस्फोट की संज्ञा देते हैं। आप देखिए 1901 में जनसंख्या थी 23.0 करोड़। 1911 में हमारे यहाँ 23.08 करोड़ थी, जो 1951 में बढ़कर 36 करोड़ हो गई। और 1981 में 68.4 करोड़ हो गई। 2001 में ये 102.7 करोड़ हो गई। और वर्तमान में ये 121.02 करोड़ है। और ये बहुत जल्दी लग रहा है कि हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ को पार कर चुकी है। तो इतनी स्पीड से जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको आर्थिक विचारक बोलते हैं कि एक जनसंख्या का विस्फोट है। एक जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने जनसंख्या के अलग अलग फेज बताए हैं, उसमें इस फेज को विस्फोटक वृद्धि की संज्ञा दी जाती है। उस फेज के बारे में फिर हम कभी चर्चा करेंगे। तीसरी देखिए, अगला देखिए, जनसंख्या में वृद्धि दर भी बहुत ज्यादा है। सामान्य रूप से जो विकसित राष्ट्र हैं वहां जनसंख्या की वृद्धि दर रहती है बहुत कम, 0.5% रहती है। किसी की 0.6 है, किसी का 0.8 है, किसी की 0.92 के आसपास है, तो भी मानते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अब भारत के संदर्भ में हम देखें तो अब देखिए जनसंख्या की वृद्धि दर अगर हम देखें 1921 से 31 के बीच में देखें तो हमारे यहाँ 11% की दर से पॉपुलेशन बढ़ी। ये वैसा 1921 से 31 तक की, तब हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधाओं का विकास नहीं हुआ था। लोग प्लेग से मर जाते थे, लोग चेचक से मर जाते थे, लोग उल्टी दस्त से मर जाते थे, लोग हैजे से मर जाते थे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो अनकंट्रोलेबल थी। उस वजह से उस समय हमारे जनसंख्या की वृद्धि की दर कम थी। पर आजादी के बाद हमने चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत अधिक प्रयास किया, बहुत अधिक विकास करने का प्रयास किया। उसका कारण है कि हमने मृत्यु दर को बहुत
तेजी से नीचे गिराया है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मृत्यु दर और पहले लगभग जन्म दर और मृत्यु दर में 1-2 का अंतर होता था, उस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती थी। पर जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद हमने चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत अच्छा ध्यान दिया और काफी डेवलप किया। तो जन्म दर में हमारे यहाँ कमी कम हुई, मृत्यु दर में बहुत तेजी से कमी हुई, और जो ये गैप उत्पन्न हो गया उस गैप की वजह से जनसंख्या में विस्फोटक दर से वृद्धि हुई है। अब देखिए 2021 से 31 तक केवल 11% वृद्धि दर थी, वही पॉपुलेशन 71 से 83 तक आप देखेंगे तो 24.66% की दर से बढ़ी है। आप देखिए 2.5% पॉपुलेशन हर दशक में, हर वर्ष हमारे साथ जुड़ जाती है। हमारे यहाँ एक वर्ष में लगभग 2.96 2 करोड़, लगभग 3 करोड़ बच्चे हमारी पॉपुलेशन में ऐड हो जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कुल पॉपुलेशन से भी कम है। तो यह देखिए कितनी ग्रोथ रेट है, लगभग 2.467% ग्रोथ रेट हमारी पॉपुलेशन की प्रतिवर्ष है। वो 1891 में रही है 23.85%। सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारे फैमिली कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसका प्रभाव हुआ धीरे धीरे। अब हमारे यहाँ जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट है उसमें कुछ गिरावट देखने का हुआ। आप देखेंगे 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या की ग्रोथ रेट हुई है। और अगर हम 2011 की बात करें, 2001 से लेकर 2011 की बात करें तो जनसंख्या की वृद्धि दर रही है 17.6%, जो यह बताती है कि किसी न किसी रूप में हमारे सरकार के द्वारा जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर कुछ कम हुई है। इसके अलावा जनसंख्या की एक अन्य विशेषता हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ जनसंख्या की जन्म दर बहुत अधिक है। भारत का कुछ जो क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बहुत हाई है। आप 1901 से लेकर 1911 तक हम देखें तो हमारे यहाँ 48 प्रति हजार था। एक आप समझ लीजिए कि जनसंख्या की जो जन्म दर है और मृत्यु दर है उनको प्रति हजार जनसंख्या पर नापा जाता है। तो प्रति हजार जनसंख्या के आधार पर हमारे यहाँ जो जन्म दर रही है बहुत उच्च रही है। 1901 से लेकर 1911 तक 48 रही है। उसके बाद हम देखें, अगर स्वतंत्रता के बाद का हम देखें तो 1951 से 1961 तक भी ये 42 रही है, यानी प्रति हजार जनसंख्या पर नए जन्म लेने वाले जो बच्चों की संख्या थी वो 42 थी। उसके बाद 1981 से लेकर 91 तक ये 31 हुई है। अगर हम वर्तमान में देखें तो ये अभी भी लगभग 22 बनी हुई है। जबकि अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करें तो इंग्लैंड में ये जन्म दर केवल 11 है, फ्रांस में 12 है और अमेरिका की बात करें तो 14 है। इस प्रकार विश्व के जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनमें जन्म दर आज भी 10 से 15 के मध्य है, जबकि भारत की अभी भी जन्म दर 22 के आसपास है, जो कि उच्च जन्म दर हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण बनती है। दूसरी एक और चीज है कि हमारे यहाँ अगर मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर भी उच्च है। हमारी जनसंख्या विश्व की अन्य जनसंख्या की तुलना में हम जन्म दर में भी ज्यादा है और मृत्यु दर में भी ज्यादा है। मृत्यु दर भी 1000 जनसंख्या प्रति 1000 जनसंख्या में वर्ष के दौरान कितने लोगों की मृत्यु होती है औसत रूप से, उस आधार पर मृत्यु दर को देखा जाता है। तो जब देखिए स्वतंत्रता से पूर्व हमारे यहाँ स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था। इस कारण से हमारे यहाँ जन्म दर भी उच्च थी, मृत्यु दर भी उच्च थी, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती थी। अगर आप समंक देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2001 से 11 तक जन्म दर हमारी 48 थी, पर अगर हम मृत्यु दर को भी देखें तो 48 में से 42.6 लोग वापिस मर भी जाते थे। हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी और छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते थे। लोग डायरिया से मर जाते थे, लोग चेचक है उससे मर जाते थे, प्लेग से मर जाते थे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी, पोलियो की वजह से भी लोग मर जाते थे। बहुत सारी बीमारियां थी क्योंकि हमारे यहाँ चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत कम विकास था।
लोग आयुर्वेद लोग बहुत कम ऐसे लोग थे जो चिकित्सक के पास जा पाते थे और बहुत कम ही चिकित्सालय अवेलेबल थे। तो मृत्यु दर भी हमारी ज्यादा थी। 1901 से लेकर 1911 तक ये 42.6 रही है। स्वतंत्रता के बाद सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण सुविधाओं का विकास करने का प्रयास किया तो 1951 से 61 तक ये 43 से लगभग 23 तक नीचे गिरी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी थी। उसके बाद लगातार जैसे जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही है, हमारे यहाँ जन्म दर में तेजी से, मृत्यु दर में तेजी से कमी हो रही है। वर्तमान में हम देखें तो 61 से लेके, देखिए ये आपकी 61 से 71 तक 19 रही, उसके बाद में वर्तमान में 7.1 है। यानी हमने क्या किया, मृत्यु दर पर बहुत तेजी से कंट्रोल हमने किया है। अच्छी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की है, चिकित्सा सुविधाएं विकसित की है। पहले व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाता था तो उसकी डेथ हो जाती थी, आज हार्ट की बाईपास सर्जरी हो जाती है, स्टंट लग जाते हैं। पहले व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता तो डेथ सर्टेन थी, आज लीवर खराब हो जाता है तो उसका इलाज हो जाता है। पहले व्यक्ति को सांप काट लिया करता था तो उसकी डेथ सर्टेन थी, आज ऐसे इंजेक्शन है कि सांप काटने के बाद भी व्यक्ति बच जाता है। इसी प्रकार पहले किडनियां अगर किसी की खराब हो जाती थी तो उसकी डेथ सर्टेन न होती थी, पर आज हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, डायलिसिस हो जाता है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिस पर हमने कंट्रोल किया है। चेचक हमारे यहाँ पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दिया। पोलियो को हमने पोलियो का नामो निशान मिटा दिया। टीबी से हमारे यहाँ बहुत लोग मरा करते थे, आजकल टीबी का बहुत अच्छा इलाज है। कुछ रोग से बहुत लोग परेशान हुआ करते थे, कुछ रोग का भी हमने इलाज ढूंढ लिया। अभी कोरोना की वजह से हमारे यहाँ बहुत मृत्यु दर हुई है, क्योंकि कोरोना क्या अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छा कोई इलाज नहीं ढूंढा गया, पर हाल ही में सरकार ने इसका भी एक टीका विकसित कर लिया है। अब मृत्यु दर की बात करें तो अभी भी हम जापान में 6 मृत्यु दर है, अमेरिका में लगभग 7 है, 6.9 है, कनाडा में 7 है। उस दृष्टि से अभी भी मृत्यु दर में हम अभी थोड़े कमजोर है, पर इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 77.1 तक ले आए हैं और यूएसए में 6.9 है या जापान में 6 है, तो बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी विशेषता हमारी जनसंख्या की है कि हमारे यहाँ जनसंख्या में काम करने वाले लोग कम है और उन पर आश्रित जनसंख्या ज्यादा है। आप विदेशों में जाएंगे तो सब काम करते हैं, वहाँ जेंट्स भी काम करते हैं, लेडीज के द्वारा भी काम किया जाता है, बच्चों के द्वारा भी छोटा मोटा काम किया जाता है, या बच्चे 14 साल से ऊपर के हैं तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपना कोई ट्यूशन पढ़ाकर या कोई स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब कर भी काम करते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है, व्यक्ति एक कमाने वाला है, उसके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे उस पर आश्रित है, उसकी वाइफ उस पर आश्रित है, उसके वृद्ध माता पिता उस पर आश्रित है, उसका एक कोई भाई है जो बेरोजगार है वो भी उस पर आश्रित है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आश्रित जनसंख्या का है, यानी हमारी जनसंख्या में कुछ ही लोग काम करते हैं, बाकी लोग उनके द्वारा कमाई गई जो आय है उन पर आश्रित रहते हैं। आप देखिए 1901 में हम देखें तो हमारे यहाँ 46.6% जनसंख्या कार्यरत थी, जबकि 53.4% जनसंख्या उन पर आश्रित थी। अगर वर्तमान का डाटा देखें तो 2001 में लगभग 40% जनसंख्या के द्वारा काम किया जाता था और 60% जनसंख्या उन पर आश्रित रहती थी। वर्तमान में 2011 में हमारे यहाँ 41.5% जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है और जबकि 58.5% जनसंख्या जो है वो आश्रित जनसंख्या है। पर अगर आप विकसित राष्ट्रों के डाटा का अध्ययन करेंगे तो वहां पर कार्यशील जनसंख्या जो है वो 60 से 70% जनसंख्या ऐसी होती है, मोर देन 55 से 65 तक जनसंख्या ऐसी होती है जो कि कार्यशील होती है और उनके द्वारा उत्पादन गतिविधियों में योगदान दिया जाता है। यही कारण है कि उन राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय ज्यादा होती है। तो कार्यशील जनसंख्या का हमारा नीचा अनुपात है। इसके अलावा व्यवसायिक वितरण की आप देखें तो हमारे यहाँ जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण भी बहुत अधिक दोषपूर्ण है। अब विकसित राष्ट्र की बात करेंगे तो विकसित राष्ट्र की जनसंख्या का एक बड़ा भाग द्वितीय क्षेत्र में होता है। देखिए कुल मिलाकर के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि व पशुपालन को शामिल किया जाता है, दूसरा द्वितीय क्षेत्र होता है जिसमें आपका उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है, उसको शामिल किया जाता है, और तृतीय क्षेत्र होता है जो सेवा क्षेत्र कहलाता है, जिसमें आपकी टीचर्स की सेवा है, इंजीनियर की सेवा है, डॉक्टर की सेवा है, आईएएस की सेवा है। इस प्रकार की सर्विस सेक्टर होता है जैसे नर्सेज सेवा प्रदान करते हैं, डॉक्टर सेवा प्रदान करते हैं, टीचर पढ़ाने की सेवा देते हैं, इंजीनियर प्रोडक्शन करने की सेवा, मतलब कई प्रकार की सेवाएं हैं। घरेलू नौकर भी एक सेवा के रूप में है। तो अगर हम यहाँ देखें
तो हमारे यहाँ व्यावसायिक वितरण का ढांचा बहुत अधिक दोषपूर्ण है। विश्व के अन्य राष्ट्रों में देखें तो प्राथमिक सेक्टर में बहुत कम पॉपुलेशन है जो कार्य कर रही है। आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों के डाटा का अध्ययन करेंगे तो आपको वहां लगेगा कि वहां प्राथमिक क्षेत्र में जो कार्य करने वाली पॉपुलेशन है वो 20% से नीचे ही है। द्वितीय क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 45% तक है और रिमेनिंग 35% पॉपुलेशन है वो सर्विस सेक्टर में काम करती है। पर हमारे यहाँ पॉपुलेशन का जो व्यवसायिक वितरण है वो बहुत अधिक दोषपूर्ण है। 1991 का डाटा हमारे पास है। 67.4% पॉपुलेशन हमारी प्राथमिक क्षेत्र में है जो कि कृषि कार्य कर रही है, पशुपालन कर रही है, मछली पकड़ने का काम कर रही है, मुर्गे पालने का काम कर रही है, मधुमक्खियां पालने का काम कर रही है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है और जो विकास को गति प्रदान करता है जो कि द्वितीय क्षेत्र होता है, उस द्वितीय क्षेत्र में हमारे यहाँ केवल 12% पॉपुलेशन काम कर रही है जो कि उद्योग धंधों में है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वृहत उद्योग है, विनिर्माण है, परिवहन है, यातायात है। इनमें जो काम करने वाली जनसंख्या है वो बहुत कम प्रतिशत है, केवल 12% है। अभी इसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ वृद्धि हुई है फिर भी। और तीसरा जो सेक्टर है जिसको कि सेवा क्षेत्र कहा जाता है, हमारी अधिकांश पॉपुलेशन इस सेवा सेक्टर में काम करना चाहती है। हमारे यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग चाहते हैं कि उनको व्हाइट कॉलर जॉब मिले जहां वो पेन चलाए और उनको पैसा मिले। तो हमारे यहाँ सेवा सेक्टर बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। लोग मेहनत का काम नहीं करना चाहते हैं, लोग बाबू बनना चाहते हैं, लोग टीचर बनना चाहते हैं, लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी बनना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ सेवा सेक्टर जो है उसमें भी पॉपुलेशन का पार्ट बहुत तेजी से अभी बढ़ रहा है। 1991 के डाटा में भले 20% है पर वर्तमान में लगभग 35% तक ये सेवा सेक्टर बढ़ गया है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्राथमिक सेक्टर से धीरे धीरे पॉपुलेशन घटती है, वर्किंग पॉपुलेशन, और वो द्वितीय क्षेत्र की तरफ जाती है, फिर द्वितीय से तृतीयक जाती है। पर हमारे भारत की पॉपुलेशन का डाटा इस प्रकार का है कि हमारे यहाँ डायरेक्ट प्राथमिक सेक्टर से पॉपुलेशन ट्रांसफर हो रही है टेरिटरी सेक्टर या तृतीय सेक्टर में हो रही है, सीधा व्यक्ति सेवा क्षेत्र में जाना चाह रहा है। तो विनिर्माण क्षेत्र जो है, उद्योग कल कारखाने वाला क्षेत्र है, उसमें हमारी पॉपुलेशन कम अंगेज है और ये कम अंगेज होने की वजह से भारत आज भी विकासशील राष्ट्र ही है, विकसित राष्ट्र के स्तर पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिए जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार एक वर्ग किलोमीटर इधर, एक वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर, यानी एक किलोमीटर, ये वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है। यानी 1 किलोमीटर का ये स्क्वायर है, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर। प्रति वर्ग यानी वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या कितनी रहती है उसे बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए क्या करते हैं? जनसंख्या कितनी रहती है उसमें क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो जनसंख्या का घनत्व आता है। हमारे यहाँ एक वर्ग किलोमीटर में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 382 लोग निवासित हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसएसआर, यूएसए, वहां पर जनसंख्या का घनत्व 50 से कम है और हमारे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं? 382 लोग रह रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी हमारे यहाँ मकानों की मांग बढ़ेगी, तो हम कृषि भूमि है उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमारी कृषि भूमि कम होती जा रही है। कृषि भूमि पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही है, बड़े बड़े गार्डन बनते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनती चली जा रही है, वायु एरोड्रम बन रहे हैं, कृषि भूमि पर उद्योग लग रहे हैं, कृषि भूमि धीरे धीरे कम हो रही। दूसरी चीज देखिए, जनसंख्या का घनत्व हमारे ज्यादा है और इस घनत्व में भी बहुत अधिक असमानता है। आप दिल्ली में जाएंगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर 11,297 लोग रहते हैं, लगभग 11,300 लोग रहते हैं। राज्य की दृष्टि देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व हमारे यहाँ पश्चिमी बंगाल राष्ट्र में
है पश्चिमी बंगाल राज्य में है, जहां 1029 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 201 है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ 201 व्यक्ति निवासित हैं। तो जनसंख्या का घनत्व भी देखा जाए तो बहुत अधिक है। राजस्थान का भी जनसंख्या का घनत्व जबकि बहुत अधिक है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, बहुत सारे कंट्रीज में जनसंख्या के घनत्व की तुलना में देश का जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत अधिक लोग निवासित हैं। इसके अलावा देखिए एक और हम विशेषता की बात करते हैं कि हमारी जनसंख्या में साक्षरता की कमी है। जब देश आजाद हुआ उस समय हमारी जनसंख्या का बहुत कम प्रतिशत भाग ऐसा था जो कि साक्षरता, अधिकांश जनसंख्या हमारी अंगूठा छाप थी या निरक्षर जिसको कह सकते हैं वो थी। सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था पर काफी ध्यान दिया गया है, जगह जगह स्कूल खोले गए। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हमारे यहाँ चलाया गया, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ साक्षरता का स्तर बढ़ रहा है। पर आप देखिए विकसित राष्ट्र, अधिकांश विकसित राष्ट्र में साक्षरता का स्तर 98% से ज्यादा है, चाहे विश्व के किसी भी विकसित राष्ट्र की बात करें। पर हमारे यहाँ अगर हम देखें तो 2011 की हम बात करें, पुराना डाटा हमारे इतना काम नहीं आता इसलिए हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। तो 2011 में अगर साक्षरता का स्तर देखें तो हमारे यहाँ रहा है 74.04%, ये साक्षरता का स्तर रहा है। इनमें भी ये देखें कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही पुरुषों में साक्षरता का दर ज्यादा रही है, महिलाओं में साक्षरता की दर कम रही है, क्योंकि भारतीय समाज एक परंपरावादी समाज है और परंपरावादी समाज और पुरुष प्रधान समाज है। तो सामान्य रूप से महिलाओं और बच्चों को स्कूल भेजने में कोताही बढ़ती जाती है, उनको नहीं भेजा जाता है। इस कारण से लगातार हमारे यहाँ पुरुष साक्षरता ज्यादा रही है। पुरुष साक्षरता हमारे यहाँ 82.14% है, जबकि महिला साक्षरता आज भी 65.46% है, यानी आजादी के 74 ईयर बाद भी हमारे यहाँ महिलाओं में से 35% महिलाएं आज भी निरक्षर है। आप उस स्थिति को समझ सकते हैं कि कितना हमारे यहाँ शिक्षा के प्रति कितनी हमारे यहाँ उदासीनता है। विशेष रूप से बालिका शिक्षा के प्रति हमारे यहाँ बहुत उदासीनता है। निरक्षरता में जीरो, देखिए जब साक्षरता का डाटा कैलकुलेशन किया जाता है तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। 6 वर्ष से अधिक जो बच्चे हैं उनमें पढ़ने लिखने की योग्यता है या नहीं है, वो अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनको सामान्य जोड़ बाकी आती है कि नहीं आती, उस आधार पर उसको साक्षरता को आकलन किया जाता है। साक्षरता में हमारे यहाँ राज्यवार भी बहुत अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। केरल हमारा एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक साक्षर है, सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कह सकते हैं। केरल की जो साक्षरता है वो 93.91% है। उसके बाद महाराष्ट्र भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा शिक्षित राज्यों में से आता है, यहाँ की भी साक्षरता 82.91% है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। हमारे यहाँ जो राजस्थान है उसकी साक्षरता की दर है 67.06%। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी साक्षरता की दर भी हमारे यहाँ कम है, सबसे कम 66.95% है। इस प्रकार से हमारी जनसंख्या की बहुत बहुत अलग अलग विशेषताएं हैं। विश्व में अद्वितीय जनसंख्या है। इसमें हम कुछ और विशेषताओं की बात अपने अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ हमने कुल 10 विशेषताओं की बात करी है। मैं समझता हूँ कि ये विशेषताएं आपको समझ में आई होगी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जनसंख्या की कुछ और विशेषताओं को लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।